पुराने कॉन्सेप्ट्स को हम देखते हैं। देखो, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू काइनेटिक एनर्जी का। न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और सेकंड लॉ क्या होता है? F इक्वल टू dp अपॉन फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जो सेकंड लॉ होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ। क्या होता है? यूनिवर्सल लॉ का मतलब क्या है कि सेकंड लॉ में से क्या निकल जाता है? और साथ में थर्ड लॉ ये भी निकल जाता है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगला जो हमारे पास है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। रोटेशनल मैकेनिक्स का पहला टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। बहुत ध्यान से समझना। सेंटर ऑफ मास, नाम से पता लगता है सेंटर ऑफ मास मतलब उस पूरे मास का सेंट्रल पॉइंट जहाँ पे वो पूरा मास जो है वो कंसंट्रेटेड है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेफिनेशन लिखो इसको, लिखो सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट, इट इज द पॉइंट at which the complete mass of the object is concentrated, of the object is concentrated। देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें ना तो दो तरीके के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। एक होता है सिमेट्रिकल और दूसरा कौन सा होता है? एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल की बात करते हैं हम, एसिमेट्रिकल की बात जनरली नहीं करते। सिमेट्रिकल का मतलब है कि जैसे ये जो फ़ोन है ये सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट का रिमोट भी सिमेट्रिकल हो गया, उसके बाद लैपटॉप है ये भी क्या हो गया? सिमेट्रिकल हो गया। जिस बेंच पे तुम बैठे हो तुम वो भी क्या है? सिमेट्रिकल। मतलब जिसका जो शेप है वो हम बोल सकते हैं उसको, या तो वो रेक्टेंगल होगा, या सर्कल होगा, या स्क्वायर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं बेटे? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। अब जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनका जो सेंटर ऑफ मास होता है वो इनके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे ही होता है। जैसे मान लो ये सिमेट्रिकल है तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है कहीं पे बीच में होगा, तभी तो मैं इसको यहाँ से बैलेंस कर पा रहा हूँ। मेरा बैलेंस हो नहीं रहा लेकिन ये हो जाएगा बैलेंस। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहाँ पे होता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। अब मान लो इसको ए सिमेट्रिकल बना देते हैं। ए सिमेट्रिकल कैसे बनाए? इसमें ये जोड़ देते हैं। अब होगा इसका सेंटर पे? अब ये बैलेंस होगा? क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि ये जो मास है वो क्या हो गया? एसिमेट्रिकल हो गया। क्या हो गया? लिखो, लिखो फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स, फॉर सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स for symmetrical objects, for symmetrical objects center of mass, center of mass lies on the geometrical center, geometrical center of the object, lies on the geometrical center of the object। अब अगला कॉन्सेप्ट देखो, मान लो मेरे पास ना ये एक डिस्क है, तुम्हें क्या लगता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इसके सेंटर पे, जहाँ पे इसके जो डायमीटर्स है वो क्या कर रहे हैं? मीट कर रहे हैं। इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पे होगा। मान लो मेरे पास एक रिंग है, ये रिंग, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर पे होगा। सेंटर ऑफ पे तो कुछ है ही नहीं है, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर पे लाई करेगा, तभी तो हम उसको ऐसे बैलेंस कर सकते हो रिंग को। बात समझ में आ रही है? यानी कि सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है वो बॉडी के ऊपर भी लाई कर सकता है और बॉडी से बाहर भी लाई कर सकता है। एग्जाम्पल होगी मेरे पास रिंग, और बॉडी के अंदर ही अगर लाई कर रहे हैं तो एग्जाम्पल क्या होगी? डेस्क। लिखो,
एक पॉइंट स्टार बना के ना इसको बॉक्स में लिख लेना, लिखो सेंटर ऑफ मास कैन लाई within or outside the object, within or outside the object. Example, within or outside the object. Example क्या है इसकी? Example ring. Example ring. फिर ये बना लो, ये जो डिस्क है इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे लाई करेगा। फिर तुम बनाओ एक स्क्वायर तुम्हारे पास ये ऐसी सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? इसके सेंटर पे लाई करेगा। ठीक है, पता लग गया सेंटर ऑफ मास? सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच द कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड। पता लग गया? सेंटर ऑफ मास सभी को समझ आया? वंश ये पता लगेगा। अच्छा, जो सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करते हैं? ज्योमेट्रिकल। जो एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी निकालना सीखेंगे कैसे निकालते हैं। अब देखो, सेंटर ऑफ मास का ना हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है। वो मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है, अगर हमने निकालना है एक्स सेंटर ऑफ मास, इसका फॉर्मूला होता है m1x1 प्लस m2x2 प्लस डॉट 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 अप टिल mn(xn) अपॉन यहाँ पे हो गया m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। ये क्या है अभी निकालना आ जाएगा, बहुत सिंपल है। m1x1 प्लस m2x2 प्लस mn(xn), मान लो उसके अंदर n अगर पार्टिकल्स हैं तो हमने लिखा। अच्छा, इसी तरीके से अगर y सेंटर ऑफ मास निकालना है तो वो क्या होगा? बोलो m1 y1 प्लस m2 y2 डॉट 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 mn yn डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस डॉट 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 mn। इसी तरीके से अगर y सेंटर ऑफ मास है तो z सेंटर ऑफ मास निकालना है तो क्या होगा? m1 z1 प्लस, पहले तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिख लो पहले। ठीक है बेटे, mn, ये तुम सुन, mn है, तुम समझ लिया करो ना, तो कभी बार हो जाती है मिस्टेक, अपने आप लिख लो। समझा के लिखवाते हो तो तुम समझ के जब लिख रहे हो तो अपने आप सेंसेस लगाओ। ठीक है, m1x1 प्लस m2x2 प्लस mn(xn) लग गया पता? एक्स सेंटर ऑफ मास। अब सुनो, इस फॉर्मूले को ना ऐसे भी लिखा जा सकता है, लिखो एक्स सेंटर ऑफ मास एक्स सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा समेशन ऑफ mi(xi) अपॉन समेशन ऑफ mi, और यहाँ से i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके n तक। यहाँ पे भी i की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी? 1 से लेके n तक। सेम ही बात है, समझ गए? ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसको अगर मान लो y के लिए लिखना है तो xi की जगह yi कर दो। अब निकालते कैसे हैं? कर लिया सबने ये नोट्स? अब देखो निकालते कैसे हैं सेंटर ऑफ मास। मान लो तुम्हारे पास ना पार्टिकल सिस्टम है, क्वेश्चन यार, एक तो mi(xi) समेशन ऑफ mi वो करते नहीं होते थे 10th क्लास में भी? i इक्वल्स टू 1 to n करते नहीं थे स्टैट्स में? अब देखो,
अब देखो निकालना कैसे, ये ध्यान से समझना। मान लो मेरे पास ना ये ऐसे सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पे एक मास पड़ा हुआ है 1 kg का, और ये जो मास पड़ा हुआ है ये कितने kg का है, 2 kg का। और ऐसे ही ये तीसरा मास पड़ा हुआ है कितने kg का, 3 kg का। कितने kg का, 3 kg। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है, और ये वाला जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ 0.5 मीटर। कितना है, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैं बोल देता हूँ 2 मीटर्स। क्या बोल देता हूँ, समझ आया? पहले मेरे को एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ m1, येलो से यूज़ कर लेता हूँ। देखो m1, और यहाँ पे लिख लेता हूँ m2, और यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ m3। मतलब 1 kg, 2 kg, 3 kg। ये m1 क्या है, 1 kg है। m2 कितना है, 2 kg, और m3 कितना है, 3 kg। ठीक है, m1 का मैं x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। मुझे बताओ 1 kg कहाँ पे पड़ा हुआ है। कह सकता हूँ मैं 0,0 पे, ये ओरिजिन है, कह सकता हूँ 0, तो ये भी x भी कितना हो गया 0, y भी कितना हो गया 2 kg। कहाँ पे पड़ा हुआ है 2 kg, x कितना है 2 kg का x कितना है बेटे 0.5। कितना है 0.5, और 2 kg का y कितना है 2, तो यहाँ पे आ गया 2। 3 kg का x कितना है 3 kg का x 1 मीटर, कितना है 1, और 3 kg का y कितना है, समझ आया? फिर से सुनो, ध्यान से सुनो फिर से। देखो पहले तो मेरे पास 3 मास सिस्टम है बेटे। अगर 4 मास सिस्टम होता तो मैं चारों मास इसका लिख लेता, 5 होते तो 5 लिख लेता। यहाँ पे कितने 3 है तो मैंने 3 लिख लिया। पहला कौन सा 1 kg, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा 1 kg के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं मैंने x और y के। 1 kg के x का कोऑर्डिनेट कितना है, y का कोऑर्डिनेट कितना है, क्योंकि 1 kg तो ओरिजिन पे पड़ा हुआ है। 2 kg के x का कितना है, y का कितना है 2 kg कहाँ पे, यहाँ पे है ना, तो इसका x का तो 0.5 है, ये 0.5 लिख लिया, और y का कितना है ये पूरा, ये कितना है 2। पता लग रहा है 3 kg का x का कितना है, ये 3 kg x कितना है 1, y कितना है, y कितना है 0। कैसे हो जब जो x एक्सिस में पड़ा होता है उसका y 0 होता है, और जो y एक्सिस में लाई करता है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है। वो पढ़ा नहीं है बस में, ग्राफ तो बनाए होंगे टेंथ में। जो x कोऑर्डिनेट में पड़ा होगा उसका y क्या होगा, और जो y कोऑर्डिनेट में पड़ा होगा उसका x क्या होगा। अब सुनो ध्यान से, ये x1 है, ये x2 है, और ये y1 है, ये y2 है, और ये m1 है, ये m2 है, और ये तुम्हें फॉर्मूला पता है, x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3। m1 m2 m3 की वैल्यूज पता लग गई, x1 x2 x3 की वैल्यू पता लग गई, x सेंटर ऑफ मास निकाल सकते हो, निकालो, पता लग गया जय। दीपी का पता लगा, इधर तान्या, ये आ जाएगा x सेंटर ऑफ मास कितना हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। अब मुझे m1 की वैल्यू बताओ 1, x1 की वैल्यू बताओ 0, m2 की वैल्यू बताओ 2, x2 की वैल्यू बताओ 0.5, m3 की वैल्यू बताओ 3, x3 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 6 कितना हो गया, तो ऊपर कितना आ गया 2 इंटू 0.5 1, 4/6 कितना आ गया
4/6 मतलब कितना आ गया 2/3। बेटे समझ आया? कोऑर्डिनेट्स कैसे लेने ये पता लगा? y का भी निकालना है, सिर्फ y सेंटर और मास में निकालो। अगर z का कोऑर्डिनेट भी होता तो वो भी मैं देता, पर z यहाँ पे होगा नहीं क्योंकि हम 3D सिस्टम की बात नहीं करते, हम तो 2D सिस्टम की बात ही करते हैं। m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, ये सबकी कॉपीज में ना नीटली लिखना, मैंने चेक करना है अभी। वो भी कितना आ रहा है? कितना आ गया? 2/3। y सेंटर ऑफ मास भी कितना आया? कितना आया? 2/3 आया। सभी का आ गया कि मुझे करके दिखाना पड़ेगा? y सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है बोलो? m1y1 प्लस m3। अगर 4 होते तो प्लस m4। x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है? m1 प्लस m2 x2 प्लस 4 होते अगर m4। कोऑर्डिनेट्स लिख लेने हमने, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बड़ा आसान है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है जसकिरत? सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट एट विच कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज कंसंट्रेटेड। कंप्लीट मास ऑफ द सिस्टम इज, लिखो दोबारा लिखो सेंटर ऑफ मास का डेफिनेशन लिखो। सेंटर ऑफ मास इज द पॉइंट, center of mass is the point at which center of mass is the point at which the complete mass of the system is concentrated. At which the complete mass of the system is concentrated. हो गया? चलो अभी पता लग गया कैसे निकालना है। एक मैं तुमको देता हूँ, तुम उसका निकाल के बताओगे। अपना अपना करना है सबने और करेक्ट करना है। बिल्कुल चुप। क्या ये जोक सुनाता है बीच बीच में? अच्छा चलो चुप रहो बेटे, चुप रहना भी तो सीखा करो। क्यों? देखो इधर, ये मेरे पास ना, मैंने ऐसे स्क्वायर बना दिया, यहाँ पे मास रख दिया। क्या? 1 kg का, 2 kg का। किसी ने मुझे एक बात नहीं पूछी, वो पता क्या? कि ये जो स्क्वायर है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई करेगा? हाँ, सेंटर पे लाई करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। सर इसका निकालने की क्या जरूरत है? इसका तो सेंटर ऑफ मास सेंटर पे लाई करेगा, इसका निकालने की तो जरूरत ही नहीं। हाँ जी कल नॉन मेडिकल की ना मैथ्स की लगी क्लास डायग्राम कल नहीं है ना? नहीं, कल डायग्राम की क्लास है ना? सबको समझ गया आ गया? ठीक है, डायग्राम सुनो, देखो इधर देखो, मेरा क्वेश्चन तुमको ये है कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो तुम इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? बोल सकते हो? हाँ, शुक्र है यार कि भाई आ गया जल्दी, नहीं तो और मेहनत करनी पड़ती। वो मास तो अलग अलग है, कैसे सेंटर पे बोल सकते हो तुम? सेंटर पे तब बोल सकते हो अगर मासेस की वैल्यू क्या होती? सेम होती। बात समझ में आ रही है? अब देखो जैसे ये फ़ोन है, अगर मैं हर एक पॉइंट पे इसका मास अलग कर देता हूँ तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे नहीं होगा। इज दिस क्लियर? तो इसमें हमें लगाना पड़ेगा फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस। अब निकालो एक सेंटर ऑफ मास भी निकालो, वाई सेंटर ऑफ मास भी निकालो, कोऑर्डिनेट्स लिख के अपने पास। ओ, ये 1 मीटर का स्क्वायर है, ये भी 1 मीटर। लो, और एग्जैक्टली 2 मिनट्स देने हैं मैंने तुमको कि 3 मिनट्स। तू बेटे साड़ी ले ले पूरा।
अगले साल अगला चैप्टर, उससे अगले साल। चलो 1 मीटर 1 मीटर। एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है और वाई सेंटर ऑफ मास निकालना है। एक्स सेंटर ऑफ मास की वैल्यू क्या आई? 1 मिनट बोर। हाँ जी, कितना आ रहा है? 0.4 और 0.2 और 0.67। 0.2 और 0.7 आ रहा है, सभी का ही आ रहा है। फ्रैक्शन में नहीं, पॉइंट्स में बता दो। क्या आ रहा है प्रेरणा? बोलो बेटे, निकाल ले नहीं कोऑर्डिनेट्स लेके। समझ नहीं आया? जसकृत समझ नहीं आया? चलो देखो, पहले तो मैं यहाँ पे चार्ट बना लेता हूँ। एक है मेरे पास 1 kg, 2 kg, 3 kg और 4 kg। अभी आंसर चेक हो जाएगा। 1 kg, 1 kg के कोऑर्डिनेट्स x है और दूसरा क्या है? 1 kg का क्या होंगे? 0,0। 2 kg का क्या होगा? 1 1,0। 3 kg का क्या होगा? 1,1 होगा। तो 3 में 1,1 होगा बेटे। 4 में क्या होगा? 0,1। ये होगा 4 में। अब लगा देते हैं वैल्यू हम फॉर्मूला। ये क्या हो जाएगा? m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 डिवाइडेड बाय क्या होगा? m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4। समझ आ गया? तो इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है बताओ मुझे? 1 इंटू 0 प्लस m2 कितना है? 2 इंटू 1 प्लस m3 कितना है? 3 इंटू 1 प्लस m4 कितना है? 4 इंटू 0 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 7 9 10 कितना आ गया? 10। 2 प्लस 3 5 5 बाई 10 कितना आ गया? 0.5। यही बोला था 0.5। यही 0.5, ठीक है। वाई सेंटर ऑफ मास, वाई सेंटर ऑफ मास equals to m1 y1 plus m2 y2 plus m3 y3 plus m4 y4 डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 समझ आया आपको? डिवाइडेड बाय क्या होगा? m1 में 10 ही आ जाएगा। बताओ m1 की वैल्यू कितनी है? m1 की वैल्यू अच्छा ये 0 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 10। तो ये कितना आ जाएगा? 0 कितना आ जाएगा? समझ आ गया कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं बेटे? एक का 0.5 और एक का कितना? बोलो पक्का? क्लियर? ठीक है, एक और करो क्वेश्चन, एक देता मैं तुमको और। अब वो प्लीज अब सभी निकालना। यार तो तुम बोलते बहुत हो, चुप नहीं रहते बिल्कुल भी। ओहो, ये कौन बोल रहा है?
ऐसे नहीं बेटे, फिर भी ऐसे नहीं बोलते, चाहे वो हाथ उठा रहा है, क्लास में नहीं ऐसे बोलते। चलो लिखो क्वेश्चन। मेघा, चलो लिखो। क्वेश्चन है अब मैं तुम्हें ट्रायंगल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, ट्रायंगल ही दे देते हैं, ये जल्दी हो जाएगा। लेकिन इस ट्रायंगल में ना ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड है 4 मीटर, यहाँ पे भी गया 4 मीटर, और यहाँ पे है मेरे पास ये 1 kg, ये है मेरे पास 2 kg, ये मेरे पास क्या है 3 kg। निकालो सेंटर मास, ध्यान से निकालना। तुम्हें वर्टिकल डिस्टेंस अपने आप निकालना पड़ेगा इसमें, नंदिनी 2 सॉल्व करना पड़ेगा वर्टिकल डिस्टेंस। अच्छा अच्छा, ये ट्रायंगल दिया हुआ है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका वो निकाल लो सेंटर ऑफ मास, ठीक है मेगा? समझ आया अरुषि? अरुषि समझ आ रहा है? प्रेरणा बताइए आंसर इसका। इसका ऑल्टीट्यूड कैसे निकलेगा? हाँ निकालना ही पड़ेगा। हाँ जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल सारी से तो ऑल्टीट्यूड भी सेम है। नॉन मेडिकल के बच्चे हैं ये हमारे। टू मिनट्स मोर मिस्टर नंदू। जिसके पता लग रहा है अनिकेत बताएगा, अगर चुप होएंगे तभी हम कर पाएंगे ना काम। चलो करो, हो गया? आंसर आ गया? सारे आंसर प्रेरणा को बताने पड़ते हैं। प्रेरणा आप बता दो। चेक क्या है आंसर? सेवन बाई थ्री और 4/3, 4√3/2, 3 तो √3/3 हो गया, तो वो तो 4/√3 हो गया। वन मिनट लेफ्ट। देखो एक ने आंसर निकाल दिया, दिव्योत 4/3। तुम रंग बिरंगे आंसर निकालते हो। तब तुम्हारे दोनों के आंसर मैच नहीं होते, इसका मतलब प्रेरणा को आंसर बताना पड़ेगा सही आंसर। प्रेरणा बताओ यार, क्या सिंपल कोऑर्डिनेट्स लेना सिखाया तुमको मैंने, तुमसे वो नहीं लिए जा रहे। हाँ 3 kg का ऑल्टीट्यूड बता दो बेटे। ये कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं? √3/4 इंटू साइड, √3/4 इंटू साइड। ये देखो, अगर वैसे नहीं भी करना तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये देख लेते हैं, ये देखो ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया? √16 माइनस
-4, तो ये क्या आ गया √12। तो √12 को कैसे लिख सकते हैं हम? √12 4 × 3, तो ये क्या हो जाएगा 2√3। मतलब ये जो आ जाएगी वैल्यू, ये 2√3 आएगी। हाँ, √3/2 इंटू साइड होता है, ठीक है, तभी तो आया ना ये √3/2 इंटू साइड इंटू 4, तो 2√3 आया, ठीक है। तो 2√3 के हिसाब से निकाला था। पहले तो ऑल्टीट्यूड निकालो बेटे, चलो अच्छा स्टेप बाय स्टेप करते हैं सारे। पहले तो ये ऑल्टीट्यूड की वैल्यू मैंने कैसे निकाली, बताओ। ये टोटल कितना होता है? ये क्या हाइपोटेन्यूज है? अगर टोटल 4 है तो आधा कितना बनेगा? यहाँ पे 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16 और ये -4, 16 - 4 क्या हो गया? 12। √12 आ गया। √12 कितना है? 2√3। तो ये जो ऑल्टीट्यूड है 2√3 आ गया भाई। अब तो कर लो, अब तो आंसर बताओ। 2√3। √3। समझ आ गया? सेंटर ऑफ मास निकालना पक्का आ गया सभी को भी कि इसके भी कोऑर्डिनेट्स। बेटे जितने क्वेश्चन मैं करते जाऊंगा ना, याद रखना, तुम्हारा बेस नहीं बनेगा। अगर तुम 2 क्वेश्चन करवाने के बाद तीसरा अपने आप नहीं कर सकते ना, इसका मतलब समझ नहीं आया। आगे आंसर बताना मुझे, क्या आया भाई? एक्स का बताओ क्या आया? एक्स का 7/3 बता रहे हैं। वाई का सिर्फ √3। देखो ये आ गया, मैच करो बेटे। आ गया आपका भी आंसर? मैच नहीं हो रहा तो देखो ना कहाँ पे गलती है बेटे। ये देखो ना कहाँ पे गलती है। ये तुम्हारा गलत होगा, इनका गलत होगा। आया आ गया, प्रेरणा आ गया आपका। देखो तुम कैलकुलेशंस भी मेरे से करवाते हो। आया तेरा भी अर्नव? तो करो बेटे, सॉल्व करो। इधर आया हार्दिक, देखो इधर। चलो बताओ कोऑर्डिनेट्स बताओ फिर। एक्स सेंटर ऑफ मास के बताओ। m1 x1 है, m1 की वैल्यू कितनी है? 1। x1 कितना? 0 प्लस m2 कितना? 2। x2 कितना? 4। m3 कितना? 3। x3 कितना? 2। 2 कैसे बता दिया? ये 2 था, ठीक तो है। हाँ, ये तो आधा 2 है, 4 है वो। 4 होगा फिर। 3 पे कौन सा है? अच्छा 3 पे, ठीक है। 3 पे 2 और 4, ये ठीक है। तो ये क्या आ गया? डिवाइडेड बाय 6। यार एक ना ये बोल कौन रहा है, ये बड़ी प्रॉब्लम है। नहीं मैं आपको नहीं, मैं सभी जो भी बोल रहा है वो अपना। 4 × 2 क्या होता है? 8। 8 + 6 क्या होता है? 14। 14/6। तो ये क्या हो गया? 7/3, ठीक है। वाई सेंटर ऑफ मास इक्वल टू, अब इसका क्या होगा? 1 × 0 प्लस 2 × 2 × 0, 2 × 0 प्लस 3 × 2 √3। अच्छा नीचे क्या हो गया? 6। तो ये 3 × 2 = 6 हो गया। 2 2 से कैंसिल हो गया, तो ये तो √3 आ गया सिर्फ, है ना। 7/3 को हम बोलते हैं 2.1 समथिंग। तो ये आंसर आ गया 2.1, √3। 2.1,
√3। ठीक है, मैं ना भूल जाऊंगा, तुम पहले होमवर्क लिखो। होमवर्क लिखो। लिखो जो मैंने क्वेश्चन करवाए ना वर्कशीट के, 40 क्वेश्चन। कितने हैं वो टोटल? 1 to 40 क्वेश्चन। प्लीज सिंसियरली अपने पेरेंट्स के प्रेजेंस में दोबारा करना वो अटेम्प्ट। क्या करना? दोबारा अटेम्प्ट करना। 1 to 40 क्वेश्चन, यही होमवर्क है तुम्हारा। और अभी तुम्हें सिर्फ सेंटर ऑफ मास समझाया। सेंटर ऑफ मास का क्या होता है? सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन क्या होती है? क्या ये बॉडी के अंदर भी होता है और बाहर भी होता है? बाहर भी लाई कर सकता है रिंग का। ठीक है, अब एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट रिवाइज करते हैं, इसको आगे नहीं लेके जाएंगे, आगे अगली बारी चलेंगे। एक प्रीवियस कॉन्सेप्ट जो कि तुम्हें बॉल प्रॉब्लम्स करवाई थी 2mu cos थीटा, जो अभी मैंने पूछा था तुमसे, तुम्हें आया नहीं था वो करवा रहा हूँ। लिखो बॉल प्रॉब्लम्स, चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे इसको। बॉल प्रॉब्लम्स हम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा बेटे हम आगे भी चलते रहेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट भी कोई कवर कर लेंगे अब अगली वाली क्लासेस में। बॉल प्रॉब्लम्स, बॉल प्रॉब्लम्स में ना, लेट अस सपोज मैं केस कर रहा हूँ, तुम सिर्फ समझो। अभी केस कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हो इधर सूर्य? देखो ये बॉल है, ये बॉल जो होता है ना, ये जो वर्ड है ना, सॉरी, इसका ना बड़ा मिसयूज होता है। जो डैमेज हो चुका होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सॉरी, मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। घर की मेड है, वो निकली तो वो एक वॉल क्लॉक थी, वो थोड़ी सी कॉस्टली थी, मेरे ख्याल से 4 या 5 हज़ार की होगी। वो निकली तो वो उससे गिर गई, तो वो गिर गई, वो टूट गई। अब उसने आगे से बोला सॉरी, बात खत्म हो गई। अब वो 4,000 5,000 जो है वो सर को चुभे अंदर तक, पता नहीं कहाँ तक। लेकिन ये सॉरी का बड़ा सॉरी वर्ड का सिर्फ यूज तब करना चाहिए व्हेन यू मीन इट, यू एक्चुअली मीन इट। तो तुम वर्ड इसी तरीके से थैंक यू में बड़ा मिस यूज होता है। इफ यू मीन इट देन से थैंक यू, अदरवाइज नो नीड टू से थैंक यू, दैट इज फार बेटर एज कम्पेयर टू सेइंग इट। क्लियर? नहीं, अगर तुम्हें रियलाइज हो रहा है फिर तो ठीक है, उसको रियलाइज हो रहा है फिर ठीक है। अच्छा सुनो, बॉल प्रॉब्लम्स में हमने ना बेटे चेंज इन मोमेंटम निकालना है। चेंज इन मोमेंटम, अब यहाँ पे लेट अस सपोज, बस अब चुप, ये केस करते हैं हम। यहाँ पे ये बॉल है, बॉल का मास कितना ले लिया? m कितना ले लिया? ये स्ट्राइक करती है, बॉल की तरफ जाती है, और स्ट्राइक करके कैसे आ जाती है? वापस आ जाती है। ये u वेलोसिटी से गई थी और u वेलोसिटी से ही वापस आ गई। तुम्हें फोर्स ऑफ इम्पैक्ट निकालना है, तुम्हें न्यूटन का सेकंड लॉ यूज़ करना है। फोर्स ऑफ इम्पैक्ट निकालने के लिए आप बोलोगे F इज इक्वल टू, क्या होता है बेटे? dp अपॉन डेल्टा b अपॉन डेल्टा t। डेल्टा b क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। टाइम मान लो तुम्हें t दिया हुआ है। अभी लिखो मत, समझो, तुम्हें सब कुछ तो करवाया हुआ पहले भी कितनी बारी। फाइनल मोमेंटम, मुझे बताओ, ये बॉल वापस आ रही है लेफ्ट साइड की तरफ आ रही है वापस, या राइट साइड की तरफ? एनीथिंग विच इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट वापस आ रही है, वापस तो लेफ्ट साइड की तरफ ही आ रही है। एनीथिंग विच इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड इज टेकन एज नेगेटिव, इज टेकन एज नेगेटिव। अब देखो, एक मेरे को बड़ा ना फनी इंसिडेंट याद आ गया। देखो तुम्हारा भी ना चीज़ ऑफ माइंड हो जाएगा। मेरी ना गुड़िया की ना स्वेलिंग थी, उसकी राइट आई में ना स्वेलिंग थी, इन्फेक्शन थी, पता? तो राइट आई में उसकी स्वेलिंग थी, तो वो ना फ़ोन पे देख रही थी। कहती पापा एक बात नहीं समझ आ रही, मेरी राइट आई पे स्वेलिंग है लेकिन फ़ोन लेफ्ट पे दिखा रहा है। समझ रहे हो तुम बात? मैंने पहले कॉन्शियसली समझी नहीं उसकी बात ना, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर वो दोबारा पूछ रही थी, कहती पापा ये चीज़ नहीं मुझे समझ आ रही, मेरी तो राइट आई पे स्वेलिंग है लेकिन जो फ़ोन है वो लेफ्ट पे दिखा रहा है। वो तो लेटरल इन्वर्जन है ना, हमें तो पता है, वो तुम्हें तो पता, तुम भी वैसे, वो तो 5वीं क्लास का बच्चा, यहाँ तो बैठे हैं 11वीं में। लेटरल इन्वर्जन होता है ना, जब हम शीशे के आगे खड़े होते हैं, राइट हैंड उठाते हैं, लेकिन शीशा जो है वो
लेफ्ट हैंड। फिर मैंने उसको बताया कि नहीं बेटे ये ना ये जैसे मिरर के आगे खड़े होते हैं। फिर कहती है अच्छा ठीक है, पर मुझे तुम भी कंफ्यूज ही लगे। अच्छा देखो, यू वेलोसिटी से कैसे जा रहा है, राइट साइड की तरफ जा रहा है। राइट साइड को क्या लेना है मैंने, पॉजिटिव लेना है। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बताओ, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड आ रहा है, वो क्या होगा, माइनस माइनस एम वी या एम यू, एम यू। और माइनस इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, माइनस एम यू। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, माइनस 2mu। ये क्या आ गया, डेल्टा वी। समझ आया, लिखो इसको, नोट करो। लिखो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस 2mu। फटाफट लिखो थोड़ा जल्दी। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू माइनस 2mu। ठीक है, अच्छा देखो, ये तो माइनस 2mu आ गया। आ गया सभी का। ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आया बेटे कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग आया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग निकाल लूँ कि आंसर क्या आएगा उसका, 0। वाई एक्सिस के क्रॉस तो कोई चेंज नहीं होगा। अब रुको मैं ना वो एंगल वाला भी बता देता हूँ, फटाफट से कर लेते हैं हम एंगल वाला। देखो ये बॉल है, ये बॉल है, ऐसे स्ट्राइक कर रही है, स्ट्राइक करके ऐसे वापस आई, और ये एंगल जो है, ये वाला एंगल कितना है बेटे, थीटा। ये भी कितना है, थीटा। तो यहाँ पे क्या होगा, यू होगा, और ये भी क्या होगा, यू होगा। ठीक है। अच्छा अगर ये u है तो इस तरफ कितना हो जाएगा, u cos थीटा। कितना हो जाएगा, cos थीटा। अगर ये u cos थीटा तो ये कितना हो जाएगा, u sin थीटा। अच्छा यहाँ पर भी नीचे क्या आ जाएगा, u sin थीटा। और अगर इस तरफ आएगा तो ये भी क्या हो जाएगा, u cos थीटा। अब मुझे बताओ एक्स एक्सिस में मोमेंटम का चेंज कितना होगा, फटाफट से बताओ अपने आप। डेल्टा पी इज इक्वल टू एक्स एक्सिस में कितना होगा, माइनस 2mu cos थीटा। आ गया सभी को, माइनस 2mu cos थीटा। और वाई एक्सिस पे कितना होगा, वाई एक्सिस पे कितना होगा, 0। ठीक है, समझ आ गया। तो मैं ये पूछ रहा था वहाँ पे, डेल्टा पी लिखो। डेल्टा पी क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। लिखो सेकंड लॉ, लिखो स्टेटमेंट लिखो, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट लिखो, फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट रिवाइज करते हैं, जो बेटे फ्री बॉडी डायग्राम्स होते हैं उसमें फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम निकालना होता है या बाय द सिस्टम निकालना होता है, हाँ, फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम, ऑन द सिस्टम के बाय द सिस्टम। कंफ्यूज हो गए ना तुम, बताओ सोच के बताओ सही। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम निकालना है, बाय द सिस्टम नहीं निकालना। कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, ठीक बोल रहे थे आप। फोर्सेस एक्टिंग ऑन द सिस्टम लिखो। देखो इन द केस ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम्स, in the case of free body diagrams, always and always, in the case of free body diagrams, always and always, forces acting on the system are evaluated. Forces acting on the system are evaluated. होमवर्क मिल गया, होमवर्क उसको क्लियर करेंगे, ठीक है। अगली बारी भी ना ये बुकलेट लेके आना, क्योंकि लॉज ऑफ मोशन के कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, ठीक है। लॉज ऑफ मोशन ये भी लेके आनी और LOMWP के लेके आनी, ठीक है। दैट इज फॉर द डे। क्या शाबाश।